नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खोलते हैं ताकि आप उस खबर को इतनी गहराई से समझ लें कि इस देश में जो एजेंडाधारी घूम रहे हैं उनके बहकावे से बच कर रहे हैं। और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या बच्चों को भी समझ में आएगी। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। पाठशाला में आज आपके लिए लेकर आया हूं असदुद्दीन ओवैसी के एजेंडाधारी सवाल और पाठशाला के फैक्ट वाले जवाब। कावड़ियों पर पुष्प वर्षा पर भड़के ओवैसी की आज क्लास लगाएंगे। इफ्तारी पर खर्च सेक्युलर है और कावड़ियों पर कुछ फूल क्या बरस गए तो खर्च कम्युनल हो गया। आज जरा उसका विस्तार से फैक्ट के साथ जवाब दूंगा। इसके अलावा दूसरे कलाम के सपनों के राजनीतिक हाईजैकिंग का चैप्टर आपको दिखाऊंगा। महान साइंटिस्ट को पाकिस्तानी एजेंट बताने वाले सियासी गुनहगारों की क्लास लगेगी। आखिर में मोदी देश को बिजली की रफ्तार देने वाला जो प्लान लाए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि आपकी जिंदगी अब बहुत हाई स्पीड वाली होने जा रही है। कैसे, वो भी पाठशाला में आज बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले कावड़ियों पर पुष्प वर्षा से भड़के असदुद्दीन ओवैसी की थोड़ी क्लास लगा। जैसे रोज सूरज का निकलना तय है, जैसे रोज रात होती है यह भी तय है, वैसे ही लगभग रोज असदुद्दीन ओवैसी का कुछ ना कुछ बोलना और देश में हिंदू मुसलमान की खाई को बढ़ाने की कोशिश करना भी लगभग तय है। ये लगभग रोज करते हैं बॉस। वो सावन का महीना चल रहा है, देश में करोड़ों शिव भक्त कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। भोले के भक्तों के लिए सरकार, प्रशासन और स्थानीय स्तर पर आम लोग भी व्यवस्था करते हैं। इस साल भी कांवड़ियों की सेवा हो रही है। आम लोग तो कर ही रहे हैं, प्रशासन भी कर रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो गई। कहीं हेलीकॉप्टर से, कहीं क्रेन से, कहीं जीप से, तो कहीं बुलडोजर से पुष्प वर्षा हो गई। मतलब कुछ फूल बरसा दिए गए। ऐसा नहीं है कि रोज हो रहा है, नियमित तौर पर हो रहा है, घंटों घंटों हो रहा है, यह भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, वो भी हर साल करते हैं, यह भी तस्वीर आई है। लेकिन कावड़ियों पर चंद फूल क्या बरस गए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को जैसे कांटे चुभ गए। कोई शरीर में नहीं कांटा चुभा देता घप घप। कावड़ियों की सेवा पर कुछ सवाल उठाए उन्होंने। आज पाठशाला में उनके सवालों का फैक्ट के साथ कायदे से जवाब दूंगा। लेकिन पहले ओवैसी की तकलीफ क्या है वो आपको बता देता हूं। कावड़ियों पर फूल बरसाने से ओवैसी इतने नाराज हो गए कि आज एक के बाद एक 4 ट्वीट कर दिए। भाई 4 ट्वीट लिखे कि पुलिस ने पंखुड़ियां बौछार की, कावड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतहाई शफकत से पेश आए। दिल्ली पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात की ताकि कावड़िया नाराज ना हो जाएं। यूपी हुकूमत ने यात्रा के रास्तों पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी। मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अदा करे तो बवाल हो जाता है। एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। मैंने कहा ना, सूरज उगना तय, चांद का आना तय, ओवैसी का आग लगाना भी तय। मतलब पूरे ट्वीट में उन्होंने तय कर दिया कि हिंदुओं के साथ देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है और मुसलमान के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। उसके नमाज से भी लोगों को दिक्कत है इस देश में। जब लंबे लंबे ट्वीट से भी ओवैसी का मन नहीं भरा तो उन्होंने अलग अलग चैनलों पर बयान भी दिए। एक बार ओवैसी को सुन लीजिए, फिर सुनाएंगे। आप कांवड़ यात्राओं को, कांवड़ियों को आप उनके पैर दबाइए, उनके पैर की मालिश करिए, आप उन पर फूल बरसाइए, इस पर हमको एतराज़ नहीं है। मगर जब कोई एक मुसलमान चंद मिनट के लिए नमाज पढ़ता है तो 153A 295 लगा देते हैं, उसमें आप मदरसे को तोड़ देते हैं। तो ये यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं समुदायों की और रिलीजन की बुनियाद पर, जो हमको लगता है गलत है। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। ये ओवैसी साहब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज उनको यूनिफॉर्मिटी दिखाऊंगा इस देश की।
कह रहे नमाज थोड़ी देर के लिए पढ़ ले, सड़क छेक छेक कर हर जुमे नमाज पढ़ना और साल में सावन के महीने में कुछ दिन के लिए कावड़ यात्रा के लिए सड़क के किनारे किनारे चलना इनको बराबर लगता है। कुल मिलाकर अपने अलग अलग ट्वीट और बयानों के जरिए ओवैसी ने कई सवाल उठाए। पहला सवाल उन्होंने उठाया कि कावड़ियों पर पुष्प वर्षा क्यों हो रही है। भाई असदुद्दीन ओवैसी को पुलिस के पुष्प वर्षा से समस्या है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा समझा दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कावड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है। अलग अलग धर्म के अनुसार पुलिस और प्रशासन धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनते हैं। जैसे रमजान के महीने में पुलिस इफ्तार का आयोजन भी करती है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यह रमजान के महीने में जो लोग बहनें हिजाब पहनकर बैठी हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, उनको पुलिस खिला रही है। उसका तो नहीं पूछे कि ये खाने की थाली पर कितना खर्च कर दिया। तब तो नहीं बोले कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है या मुसलमानों को खाने की थाली दे रहे हैं और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये तो ओवैसी ने नहीं बताया। ओवैसी ये तस्वीर काट देते हैं, हम दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि पुलिस रोजा रखने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए अपने हाथ से खाना परोस रही है। लेकिन ये वीडियो ओवैसी ट्वीट नहीं कर पाएंगे, उनके हाथ कांप जाएंगे इसको करने। लेकिन फूल पुलिस बरसा रही है और देखो हिंदुओं पे बरसा रही है और मुसलमान पर तो नहीं बरसाती। ये उनको बताना है। अरे मुसलमान ही ना है, ये हिंदू बच्चियों को हिजाब पहना के बैठा दिए हैं, बच्चा को बैठा दिए हैं और प्लेट थमा रहे हैं। लेकिन ये ओवैसी को नहीं दिखेगा, उनको नहीं दिखेगा, लेकिन आप देखिए, ताकि एजेंडाधारी सवाल जो उठाए जाते हैं इस देश की पॉलिटिक्स में उससे बचे रहे। यहां आपको यह भी बता दूं कि हैदराबाद पुलिस भी इफ्तार पार्टी का आयोजन करती है। उसी हैदराबाद की बात कर रहा हूं जहां से ओवैसी सांसद हैं। यह आपको 24 मई 2018 की तस्वीर दिखा रहा हूं। यह हैदराबाद पुलिस ने इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया था उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। पुलिस जो है वो सिर्फ हवा क्रिएट करने के लिए नहीं होती, पुलिस समाज से जुड़ती भी है। जब आप ये सब करते हैं तब आप दूसरे को बोलते हैं कि भैया देखो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, थोड़ा हमको भी बताओ कहां गड़बड़ है, नहीं है, हमारी बात सुनो, तब होता है। कोड़े मारकर पुलिस काम नहीं कराती है। तो पुष्प वर्षा जो हो रही है वो सामने वाले को सम्मान देकर उसके मन में पुलिस के लिए एक श्रद्धा का या एक रेस्पेक्ट का भाव जगाने जैसा है कि फिर कल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये भी हो। ऐसे ही 2018 में जब हैदराबाद की पुलिस ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया तब ओवैसी कहां थे? हैदराबाद ही में ना हो रहा था, उनको तो दिखना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं दिखेगा। दिख भी जाएगा तो आपको दिखाएंगे नहीं। ओवैसी का दूसरा सवाल क्या था कि ट्रैफिक रूट में बदलाव क्यों कर दिए भाई? अगर सिर्फ हरिद्वार की बात करें तो 4 करोड़ लोग कावड़ लेकर हरिद्वार जाते हैं। अगर रूट में बदलाव नहीं किया जाएगा तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ईद और बकरीद के मौके पर भी इसी तरह से मस्जिदों के आसपास रूट बदले जाते हैं। लेकिन ओवैसी ने तब ट्वीट करके यह नहीं कहा कि मस्जिदों के पास से ट्रैफिक का डायवर्जन क्यों किया। असदुद्दीन ओवैसी ने जब दिल्ली में महीनों सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के नाम पर सड़क छेक कर लोग बैठ गए, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि यह ठीक नहीं था, आम लोगों के अधिकार छीनने जैसा था, बच्चे घंटों बस में फंसे रहते थे, एम्बुलेंस को जाने में दिक्कत होती थी, घंटों का जाम रोज लगता था, तब ओवैसी को नहीं दिखा कि रूट क्यों डाइवर्ट हो रहा है उस सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट की वजह से शाहीन बाग में। आज जरा कोने कोने में चलने वाले कावड़ियों की वजह से रूट डाइवर्ट हुआ, इधर से उधर से रास्ता दिया गया तो बहुत तकलीफ हो गई। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी यह बात कही कि हर धर्म के धार्मिक त्योहार पर ऐसा होता है बॉस, रूट बदले जाते हैं। एक बार उनको सुन लीजिए। जो माइनॉरिटी के भाइयों ने भी देखा होगा आपने कि कांवड़ियों का किस तरह से वेलकम किया, उनको पिलाई, उनके इलाज इत्यादि की व्यवस्था थी। इसी तरीके से जब दूसरे धर्म का होता है तो दूसरे पक्ष के लोग भी व्यवस्थाएं करते हैं। अभी हाल ही में बकरीद का त्यौहार हुआ था, तो शासन के लेवल से जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो ट्रेडिशन के हिसाब से कराई जाती हैं। भाई ओवैसी का आरोप है कि कावड़ यात्रा से लोगों को परेशानी हो रही है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। ओवैसी को इस बार उत्तर प्रदेश से आई ईद की तस्वीरें दिखा देता हूं। जब ईद के लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया था,
ईद सेलिब्रेट करने वालों को परेशानी ना हो इसके लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था, पुलिस वहां खड़ी थी, तब ओवैसी को नहीं दिख रहा था, तब असदुद्दीन ओवैसी को नहीं दिख रहा था। लेकिन उनको क्या एजेंडा सेट करना है कि सारी सुविधा हिंदुओं को मिल रही है और मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है। ये जब पुलिस खड़ी थी ईद के वक्त, जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है और तब रूट दिया जाता है, तब रूट डाइवर्ट किया जाता है, वो ओवैसी साहब को नहीं पता है। असदुद्दीन ओवैसी ने तीसरा सवाल उठाया कि कावड़ियों को झंडे क्यों दे दिए गए? क्या किसी कावड़ियों को तिरंगा देना भी अब अपराध हो गया, गलत बात हो गया क्या? ओवैसी जी, तिरंगा देश का झंडा है, सिर्फ कावड़ियों को ही नहीं, देश के हर नागरिक के हाथ में तिरंगा होना चाहिए। और जिनको तिरंगा हाथ में मिलने से तकलीफ हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम उनमें है। तिरंगा दिया जा रहा है, इससे किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ओवैसी ये भी भूल जाते हैं कि शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन के दौरान पूरे देश ने देखा कि किस तरह से प्रदर्शनकारी तिरंगा लेकर अपनी आवाज उठा रहे थे। तब तो तिरंगा उठाना यह मैसेज देने के लिए था कि हम देश की बात कर रहे हैं, भले चंद कुछ एक हिस्से के किसान हो, या सीए एनआरसी को लेकर एक जगह प्रदर्शन। लेकिन कावड़िए को अगर तिरंगा दे दिया गया कि उसके अंदर देशभक्ति की भी भावना जगे और प्रबल हो, तो उस ओवैसी को उससे भी दिक्कत है। ओवैसी ने कावड़ियों के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट करने का मामला उठाते हुए योगी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए। लिखा कि एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? लेकिन इसकी सच्चाई भी आपको पहले बताई है मैंने। यूपी में जब भी बुलडोजर चला तो अवैध निर्माण पर चला, हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया। जमीयत उलमाए हिंद ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की और आरोप लगाया था कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर कोर्ट में एसजी मेहता ने खरगोन हिंसा का उदाहरण दिया था और कहा था कि खरगोन हिंसा के बाद जिन लोगों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, उसमें 88 हिंदू थे और 26 मुसलमान। 88 हिंदू, 26 मुसलमान। लेकिन ओवैसी आपको यह नहीं बताएंगे, वो बताएंगे सब मुसलमानों का तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए आदेश पारित नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि निगम के नियमों के हिसाब से अगर निर्माण अवैध है तो उसको कैसे गिराने से रोक देंगे भाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून का पालन करना होगा और इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन ओवैसी आपको यह बताएंगे, वो बताएंगे सिर्फ मुसलमानों का घर गिर रहा है। ओवैसी आपको यह नहीं याद दिलाएंगे कि जब लाउडस्पीकर हटाए गए थे तो मंदिरों और मस्जिदों दोनों जगह से हटाए गए थे, क्योंकि उनके एजेंडे को यह सूट नहीं करता कि इस देश के मुसलमान को यह लगने लगे कि अरे ये तो सबके साथ हो रहा है, ये तो हर नागरिक के साथ हो रहा है, जो गलत है उस पर सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है। क्योंकि जब तक मुसलमान में यह नहीं भरेंगे कि तुम प्रताड़ित हो और तुमको इस प्रताड़ना से निकालने के लिए मैं ही वो मसीहा हूं असदुद्दीन ओवैसी जो तुम्हें बचाएगा, निकालेगा, तब तक वोट कैसे मिलेगा। जिस कावड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा से ओवैसी नाराज हैं, वो तो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले कुछ सालों में ही शुरू हुई। लेकिन दशकों से सरकारी खर्च पर हो रहे इफ्तार पर तो उन्हें कभी परेशानी नहीं हुई। सरकारी खर्च से आयोजित होने वाले इफ्तार पार्टी सही थी और कावड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा क्या हो गई, सब गलत हो गया। इफ्तार दे दीजिए, इफ्तार की पार्टी पर पैसा खर्च कर दीजिए तो सेक्युलरिज्म बढ़ता है, और कावड़ियों पर 4 फूल बरसा दीजिए तो कम्युनल हो जाते हैं। आपको उदाहरण देकर समझाता हूं ओवैसी जी। गाजियाबाद में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक हज हाउस बनवाया। करीब 11 साल में 51 करोड़ रुपए में हज हाउस तैयार हुआ। अब ये तो मानेंगे कि हज हाउस में एक धर्म विशेष यानी मुसलमानों के लिए बनाया गया होगा, तब कोई समस्या नहीं थी उस हज हाउस से। धार्मिक आयोजन के लिए पहले भी सरकार के फंड से पैसे खर्च होते रहे। साल 2012 में इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से दाखिल एक आरटीआई से जवाब मिला था, वो आपको बताता हूं वो जवाब क्या कहता है। और वो जवाब ये कहता है, आरटीआई में पूछा गया सवाल धार्मिक आयोजनों पर कितना पैसा खर्च हुआ, तो बताया गया 2012 में जवाब आया, यानी 2002 से 2012 के बीच में 10 साल में इफ्तार पर कितना पैसा खर्च हुआ आपको पता है? 1,75,00,000 रुपया, 1.75 करोड़ खर्च हुआ। तब असदुद्दीन ओवैसी कहां थे? साल 2004 से पीएमओ की तरफ से, 2004 से पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से 6 इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ।
प्रधानमंत्री कार्यालय इफ्तार पार्टी दे रहा था, तब ओवैसी को दिक्कत नहीं हो रही थी। और इसमें खर्चा कितना हुआ? 1,03,00,000 रुपया। तब पूछते प्रधानमंत्री से, मनमोहन सिंह जी को फोन करके कि सर ये इफ्तारी पार्टी क्यों दे रहे हैं? हिंदुओं के साथ तो गलत हो रहा है, ये तो सरकारी पैसे का खर्च है, ये तो रेवड़ी बांटने जैसा है। आज तो बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा सचिवालय, उसने भी इफ्तारी पार्टी दी 2007 और 8 के बीच में। ये सब आरटीआई में जानकारी आई है, वो आपको बता रहा हूं। 22,75,000 रुपए खर्च किए राज्यसभा सचिवालय ने इफ्तार पार्टी पर। लोकसभा सचिवालय, भैया सब देखते जाइए, वो सारे दौर जो हैं इफ्तार पार्टी के, वही इस देश को सेक्युलर बना रहे थे। कावड़ियों पर फूल बरसते पूरा देश कम्युनल हो गया। लोकसभा सचिवालय ने 2010 और 2011 में 2 इफ्तार पार्टी दी, और उस पर पैसा कितना खर्च हुआ? 5,83,000 रुपया। तो ओवैसी साहब से कोई पूछे कि जब लोकसभा सचिवालय यूपीए के जमाने में, राज्यसभा सचिवालय यूपीए के जमाने में, पीएमओ जब मनमोहन सिंह जी के जमाने में लाखों करोड़ों रुपए इफ्तार पार्टी पर खर्च कर रहा था, तब असदुद्दीन ओवैसी कहां थे? तब उनके सीने में वो कांटे क्यों नहीं चुभ रहे थे जो आज पुष्प वर्षा देखकर, फूलों की बारिश देखकर कावड़ियों पर चुभ रहे हैं? जब आरटीआई के जरिए यह सवाल पूछा गया कि पीएमओ लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की इफ्तार पार्टी पर खर्च के लिए पैसा कहां से आया, तो वित्त मंत्रालय ने यह साफ किया कि इफ्तार पार्टियों पर सरकारी खजाने से खर्च की अनुमति नहीं है। इफ्तार आयोजित करने वाले विभागों ने इसकी अनुमति नहीं मांगी। इसी आरटीआई के जवाब में यह भी बताया गया कि लोकसभा सचिवालय के इफ्तार पार्टी का खर्च लोकसभा सचिवालय के आतिथ्य अनुदान, यानी गेस्ट के स्वागत के लिए जो बजट होता है, उससे किया गया। बजट गेस्ट के स्वागत के लिए था, और यहां इफ्तार पार्टी उस पैसे से हो रही थी। तब इस देश में कम्युनलिज्म नहीं बढ़ रहा था, तब इस देश में असदुद्दीन ओवैसी को कोई तकलीफ नहीं थी। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से कहा गया कि सचिवालय ने इफ्तार पार्टी का खर्च उठाया है। हालांकि किस रूल के तहत यह किया गया, तो जवाब मिला कि कोई रूल नहीं है, ऐसा चलता आ रहा है। इफ्तार पार्टी का खर्च विदेश मंत्रालय और राज्यसभा सचिवालय ने मिलकर उठाया था। तब असदुद्दीन ओवैसी कहां चले गए थे? इफ्तार पार्टी सेक्युलर, कावड़िए पर 4 फूल बरसा दीजिए तो कम ही ना। अब सवाल है कि यूपी में कावड़ियों के लिए जो व्यवस्था की जा रही है वो कैसे हो रही है? यूपी में धर्मार्थ कार्य एवं संस्कृति मंत्रालय है, और इस मंत्रालय को सभी धर्म के धार्मिक कार्यों को कराने के लिए एक बजट दिया जाता है। कावड़ियों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो इसी विभाग के बजट से खर्च हो रही हैं। सिर्फ कावड़ मेला या दिवाली ही नहीं, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व पर हर त्योहार जहां जरूरी होता है, विभाग बजट के हिसाब से व्यवस्था करता है। यानी हर धर्म के लिए हो रहा है, हर त्योहार के लिए हो रहा है जहां जरूरत है, और रूल के मुताबिक हो रहा है। कल को कोई आरटीआई लगाएगा तो यह जवाब नहीं मिलेगा कि हो रहा था इसलिए कर दिया। आपको तेलंगाना का उदाहरण बताता हूं, जहां किसी धर्म से जुड़ी मान्यता या पर्व को मानने के लिए राज्य सरकार के फंड का इस्तेमाल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 में तेलंगाना सरकार ने इफ्तार पार्टी के आयोजन के लिए 66 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया था। इसके तहत 400 मस्जिदों में इफ्तार पार्टी होनी थी, गिफ्ट बांटे जाने थे। तेलंगाना सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल भी डाली गई थी। ओवैसी साहब, तेलंगाना, हैदराबाद, ये सब सुने सुने नाम आपको लगते हैं? आपका घर कहां है? तेलंगाना में आपके दोस्त की सरकार है, और खर्चा मुसलमानों पर होने की बात हो तब दिक्कत नहीं है, हिंदुओं से इतनी दिक्कत। इसी तरह साल 2015 में तेलंगाना में रमजान मनाने के लिए केसीआर सरकार ने 26 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया था। इसमें 4 करोड़ रुपए तो इफ्तार पार्टी के लिए थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अपने परम मित्र केसीआर साहब को फोन करके नहीं कहा होगा कि सर ये रेवड़ियां बांटने जैसा है,
सर ये इस देश में कम्युनलिज्म फैलाने जैसा है, सर हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये सब सवाल तब उन्होंने नहीं पूछे। आपको बंगाल का भी उदाहरण दिखाता हूं। 3 जुलाई 2019 को ममता बनर्जी ने ट्वीट करके बताया था कि वो कोलकाता नगर निगम की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुई। अब कोलकाता नगर निगम तो सरकारी संस्था है, टैक्स पेयर के पैसों से चलता है, तो उसके इफ्तार पार्टी पर भी तो कोई सवाल नहीं उठा था। इफ्तार पार्टी पे कुछ मत पूछो, कावड़िए पे 4 फूल क्या बरसे, सवालों की बौछार कर दो। इसी तरह अलग अलग पार्टी के नेता इफ्तार पार्टी का आयोजन करते आए। कोई नेता सरकारी खर्चे पर आयोजन करता है, कोई निजी खर्चे पर। लालू यादव की इफ्तार पार्टी, हम लोग बिहार से हैं, हमने देखी है लालू यादव इफ्तार पार्टी देते थे। नीतीश कुमार आज भी देते हैं, राहुल गांधी जी देते हैं, अखिलेश यादव जाते हैं इफ्तार पार्टी में, राहुल गांधी जाते हैं इफ्तार पार्टी में, सबकी तस्वीरें आती हैं। जाइए, बहुत अच्छी बात है, कोई मना नहीं कर रहा है, नहीं जाइए, लेकिन 4 फूल हिंदुओं पर बरस जाएं, कावड़ियों पर बरस जाएं, तो असदुद्दीन ओवैसी को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। अब जिस कावड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा से ओवैसी जी को कष्ट है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो तो पूरी अर्थव्यवस्था है अपने आप में। 2017 में 3 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे थे, 2018 में 3.5 करोड़, 2019 में 3 करोड़ 60 लाख और 2022 में 3 करोड़ 80 लाख। तो ये जो कावड़िए जाते हैं हरिद्वार में, कहा जाता है कई जगहों पर कावड़ जो लेकर जाते हैं कावड़िए, वो तो मुसलमान भी बनाते हैं। तो पूरी अर्थव्यवस्था चलती है सर, ऐसा नहीं है कि हवा में चीजें हो गई। उत्तराखंड सरकार को उम्मीद है कि सावन में 4 करोड़ कावड़िए हरिद्वार आएंगे। यहां बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार ने 50 लाख रुपए आवंटित किए। यदि कावड़ मेले में 4 करोड़ कावड़िए गंगा जल भरने हरिद्वार पहुंचते हैं, तो सरकार और बाजार समिति की उम्मीद के मुताबिक एक कावड़िया कम से कम 1000 रुपए का सामान हरिद्वार के बाजारों से खरीदता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ हरिद्वार में ही कम से कम 4000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, और वो 4000 करोड़ का कारोबार नहीं दिखता, कुछ पैसे के फूल बरस गए, तो ओवैसी साहब को दिक्कत है। वीएचपी के मुताबिक देश के करीब 4 लाख मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, अधिकार है। सिर्फ कर्नाटक में 34,558 मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। यह कर्नाटक सरकार का सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं, आपको यह आंकड़े बता रहा हूं मंदिरों के बारे में। आपको बताया कर्नाटक के अंदर करीब 34,558 मंदिर जिन पर सरकार का नियंत्रण है, सरकार का नियंत्रण कर्नाटक के अंदर। तमिलनाडु में 44,000 मंदिर सरकार के नियंत्रण। वीएचपी का दावा है कि देश के मंदिरों से सरकार को करीब 7200 करोड़ रुपए सालाना इनकम होती है। इनकम होती है मंदिर से, सालाना बता रहा हूं, 7200 करोड़ रुपए आप मंदिर से आपके सरकारी खजाने में आ रहे हैं। और जरा सा 4 रुपया खर्च कर दीजिए कावड़ियों पर फूल बरसाने में, तो लोग छाती पीटने लगते हैं। इस मामले में आज देश के 2 पूर्व राष्ट्रपतियों से भी सीखने की जरूरत है, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में सभी तरह के धार्मिक कर्मकांडों के आयोजन को खत्म करने की परंपरा शुरू की। एक तो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जब वो राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी का आयोजन होना था। एपीजे अब्दुल कलाम को इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने पूछा कि इस पर कितना खर्च आएगा। अफसरों ने बताया कि रोज करीब 2.5 लाख रुपए, और इसमें देश के तमाम बड़े और रसूखदार लोग शामिल होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी की जरूरत नहीं है। इस पैसे को देश के अनाथालयों को दान में दिया जा सकता है। इफ्तार पार्टी में हमारे यहां जो लोग आते भी हैं वो समृद्ध हैं, उन्हें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद 28 अनाथालयों को वित्तीय मदद दी गई थी। तो ओवैसी साहब, अगर करना है तो बराबरी से सबके लिए कीजिए, दिन भर मुसलमान मत किया कीजिए। अगर सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो हिंदू और मुसलमान दोनों की बात करना सीखिए।
एपीजे अब्दुल कलाम की राह पर चलते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी के आयोजन पर रोक लगा दी। सिर्फ इफ्तार पार्टी ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति भवन में होने वाले सभी धर्मों के त्योहार से जुड़े आयोजन को बंद कर दिया गया। इसको कहते हैं सेक्युलरिज्म सर। वैसे राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियों का आयोजन होता रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम के पहले भी और बाद में भी। यह तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूं, यह 23 जुलाई 2017 की है। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तब राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी दी थी। सवाल सीधा सा यह है कि यूपी में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा से ओवैसी को परेशानी हो क्यों रही है। यह सब उनको नहीं दिखता है, ये उनको नहीं पता है, सब पता है। दरअसल ओवैसी यूपी की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, पूरा हाथ पैर मार रहा है। भले पार्टी की जमानत जब्त हो जा रही है, लेकिन उनको लग रहा है कुछ तो वोट बढ़ जाए। वो मुसलमानों की बात करने वाले इकलौता नेता बनने के चक्कर में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा का विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो उनके असली हमदर्द हैं। और शायद ओवैसी के मन में यह बात भी है कि कांवड़ियों के विरोध में बोलने पर मुसलमान उनके साथ आ जाएंगे। तो ओवैसी साहब, सेक्युलरिज्म क्या है इसको थोड़ा समझिए। अब एक बड़ी खबर आ रही है, अगले चैप्टर पर जाऊं उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देता हूं। अर्पिता के फ्लैट से 15 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त हुआ है। बंगाल में यह शिक्षा घोटाले की आरोपी अर्पिता मुखर्जी, जिसके घर से 15 करोड़ रुपए का कैश मिला। ये देखिए, इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी हैं अर्पिता मुखर्जी के घर की, जहां पर पैसा ऐसे फेंका हुआ था जैसे कबाड़ का सामान फेंका रहता हो। और अब दूसरी जगह छापा पड़ा है तो कहा जा रहा है कि 15 करोड़ से ज्यादा का कैश फिर मिल गया है। अर्पिता के दूसरे फ्लैट से 3 किलो सोना भी मिला है। मशीन से नोट गिन रहे ईडी के अधिकारी अर्पिता मुखर्जी का एक फ्लैट भी सील कर चुके हैं। तो लगातार बंगाल के अंदर जो शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप लगा है, जिसमें ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी का नाम है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन पर आरोप है। उसी मामले में नोटों के बंडलों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले 21 करोड़ के करीब मिला, अब 15 करोड़, यानी मिला दीजिए तो 36 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। और अब जो है ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मामला बहुत गंभीर दिखने लगा है। और गंभीर सवाल ममता बनर्जी और उनकी सरकार से भी पूछे जाने लगे कि ममता सरकार में मंत्री, ममता बनर्जी के बेहद करीबी, उनके बारे में कैसे सरकार को और ममता बनर्जी को पता नहीं था। अभी कहा जा रहा है कि नोटों की गिनती चल ही रही है। देखिए अब मामला कहां से कहां जाता है। पाठशाला में अब उस साइंटिस्ट की कहानी जिनके करियर की राजनीतिक हाईजैकिंग की गई। आज देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि। मछुआरे के बेटे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के रूप में मशहूर हुए। महान वैज्ञानिक से राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। कलाम कहा करते थे कि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। लेकिन अब पाठशाला में एक और कलाम की कहानी आपको बताना चाहता हूं, जिनको इस देश के राजनीतिक सिस्टम ने बर्बाद करने की भरसक कोशिश की। और सिर्फ उनसे नहीं, देश से भी बहुत कुछ छीन लिया। या यूं कहूं कि जिनके महान सपनों को शायद राजनीतिक कारणों से हाईजैक किया गया। पाठशाला का आज यह चैप्टर पूरे देश को गौर से देखना चाहिए, क्योंकि जब हम कलाम साहब को याद कर रहे हैं आज उनकी पुण्यतिथि पर, तब आपको जो दूसरे कलाम में कह रहा था उनके बारे में जानना चाहिए कि उनके साथ क्या अत्याचार। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें एपीजे अब्दुल कलाम के सामने वो तस्वीर डालिए जरा, जहां लाल घेरे में जो शख्सियत दिखेंगे वो मशहूर स्पेस रॉकेट साइंटिस्ट नंबी नारायणन है। ये तस्वीर नंबी नारायणन जी। अब ये कौन है कुछ लोगों को पता होगा, अभी हाल में एक फिल्म भी आई थी, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आपको अब्दुल कलाम और नंबी नारायणन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुना, फिर आगे बताऊंगा कि नंबी नारायणन जी के साथ क्या क्या हुआ था, जिसके कारण इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करीब 1.5-2 दशक पीछे चला गया और कैसे नेताओं का हाथ था उसके पीछे।
यह बात तब की है जब इसरो अपने शुरुआती दौर में था और उसके पास मित्र देशों की तरफ से दिए गए 100 किलोमीटर ऊंचाई तक दागे जाने वाले रॉकेट ही थे। ऐसे ही एक फ्रांसीसी रॉकेट के प्रक्षेपण की तैयारी के दौरान नम्बी नारायणन बारूद से चलने वाला इग्नाइटर बना रहे थे और इस रॉकेट के प्रक्षेपण से एक दिन पहले नारायणन को एक वैज्ञानिक सिद्धांत का पता चला कि उनका बारूद 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर नहीं चलेगा। तब नारायणन ने अब्दुल कलाम को इसकी जानकारी दी। पहले तो कलाम ने इस थ्योरी को ही स्वीकार करने से इनकार कर दिया, पर बाद में दोनों ने फैसला लिया कि वो परीक्षण तक इस सिद्धांत को चेक करेंगे। इस लॉन्चिंग के दौरान गन पाउडर में कोई एक्शन नहीं हुआ, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बारूद से भरे जार पर अपनी नाक लगाई। उस वक्त रॉकेट छोड़ने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और सहायक बारूद जलाने के लिए तैयार था। उस दौरान नम्बी नारायणन को एहसास हुआ कि वैक्यूम पंप के जार से ठीक से जुड़ा हुआ नहीं। इसका मतलब था कि बारूद फटने वाला था। 1 सेकंड के भीतर नम्बी नारायणन ने छलांग लगाकर अब्दुल कलाम को नीचे धकेल दिया। उसी दौरान तेज विस्फोट हुआ, कांच के टुकड़े चारों ओर उड़े और इस घटना में एपीजे अब्दुल कलाम की जान जाते जाते बच गई। और इस तरह दोनों युवा वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि सामान्य दबाव में भी बारूद में आग लगेगी। लेकिन तब अब्दुल कलाम जितने ही महान और कुशल वैज्ञानिक नम्बी नारायणन जी ने यह सोचा नहीं होगा कि अब्दुल कलाम तो भारत रत्न बन जाएंगे, लेकिन नम्बी नारायणन को क्या क्या झेलना पड़ेगा। कलाम और नम्बी नारायणन की यह डेडिकेशन तब की थी जब नम्बी महज 1 साल पहले यानी साल 1966 में इसरो से जुड़े। बाद में इसरो के सीनियर ऑफिसर बने और क्रायोजेनिक डिवीजन के इंचार्ज रहे। नम्बी नारायणन पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के 2nd और 4th स्टेज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे। नम्बी उस क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के भी डायरेक्टर थे जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत जीएसएलवी यानी जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए थी। इसके अलावा वो एलपीएससी यानी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर भी रहे। नम्बी नारायणन को इस वक्त लोग इसलिए भी थोड़ा जानने लगे हैं क्योंकि पिछले 1 जुलाई को इनकी लाइफ ट्रेजेडी पर एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट। इस फिल्म में नम्बी नारायणन का रोल निभाया आर माधवन ने। और कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर इंटरव्यू के दौरान नम्बी नारायणन ने क्या कुछ कहा था, पहले वो सुनिए, फिर इनके साथ क्या क्या किया गया, किन किन सरकारों ने किया, वो आपको बताऊंगा। I didn't understand in the beginning. They arrested me and they went ahead and then they were torturing me and then making me to confess that I have sold the technology to. I asked which technology, which country. No, those 2 ladies. I said, I never seen those 2 ladies in my life. At the end of the 4th day, I was standing, not allowed to sit down, and not even a single drop of water was given. So this guy asked me, how long you will stand? I said, as long as my physique permits, I will stand. Anyway, in the process, I fell down. I was semi-conscious. It was horrible, unbearable, and it is unimaginable. मतलब एक वैज्ञानिक आपको यह बता रहे हैं कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसे कोई टेररिस्ट। कई दिन खड़े कर छोड़ दिया गया, पानी नहीं दिया गया। दरअसल वो नम्बी नारायणन के करियर का 26वां साल था। 1994 में नम्बी नारायणन क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाली टीम के डायरेक्टर थे। तब क्रायोजेनिक इंजन इसलिए तेजी से बनाए जा रहे थे क्योंकि अमेरिका के दबाव में रूस ने भारत को यह इंजन और उसकी तकनीक देने से मना कर दिया था। इसके बाद रूस से बिना तकनीक क्रायोजेनिक इंजन लेने का एक सौदा हुआ, लेकिन भारत विरोधी किसी ताकत को लगा कि नम्बी की टीम इस इंजन को देखकर ऐसे इंजन तैयार कर सकती है, सिर्फ देखकर तैयार कर लेगी, इतना टैलेंट नम्बी नारायणन में है, यह देश विरोधी लोगों को लग गया था। उन दिनों केरल में कांग्रेस की सरकार थी और तभी नम्बी पर सनसनीखेज आरोप लग गए। नम्बी नारायणन पर पाकिस्तान को इसरो का इंफॉर्मेशन बेचने का आरोप लग गया। केरल पुलिस ने अक्टूबर 1994 में मालदीव की एक महिला मरियम रशीदा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट के तौर पर त्रिवेंद्रम से गिरफ्तार कर लिया। उससे यह कहलवा दिया गया कि उसके नम्बी से अंतरंग रिश्ते हैं और इन्हीं रिश्तों और पैसे के लालच में नम्बी नारायणन ने वो क्रायोजेनिक इंजन की गोपनीय तकनीक उसको सौंपने को तैयार हो गए।
रशीदा के अलावा इस केस में मालदीव की एक और महिला फौजिया हसन का भी नाम डाला गया और यह कहा गया कि नंबी ने पैसे के लिए इन तथाकथित महिला जासूसों को रॉकेट इंजन का दस्तावेज भेजा। 30 नवंबर 1994 को नंबी नारायणन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में नंबी के सहयोगी समेत 4 और लोग अरेस्ट किए गए। दिसंबर 1994 में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अप्रैल 1996 में सीबीआई ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में एक रिपोर्ट फाइल की जिसमें यह बताया गया कि पूरा मामला ही फर्जी है और लगाए गए आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं। मई 1996 में कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इस केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। मई 1998 में केरल की तत्कालीन सीपीएम सरकार ने, पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर उस वक्त 1998 में, मई 1998 में सीपीएम की सरकार थी, लेफ्ट की सरकार थी, उसने इस मामले को लेकर फिर से जांच का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा जांच के इस आदेश को खारिज कर दिया। साल 1999 में नंबी नारायणन ने अपनी प्रताड़ना के एवज में मुआवजे के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। 2001 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार को उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी और इसको लेकर टालमटोल करती रही। 2012 आ गया इतना होते होते, फिर केरल हाईकोर्ट ने नंबी नारायणन को मुआवजा देने का आदेश जारी किया। यह भी कहा कि राज्य सरकार चाहे तो उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने नंबी नारायणन को झूठे मामले में फंसाया। लेकिन केरल सरकार उन अफसरों को बचाने में तो जुटी ही, उसने नंबी नारायणन को मुआवजा भी नहीं दिया। नंबी नारायणन 2017 में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया, उन्हें मुआवजा देने का आदेश जारी किया और केरल सरकार से उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जिन्होंने उन्हें फंसाया। 1994 से 2018 24 साल बीत गए। इस व्यक्ति को उस दाग को धोते धोते जो पहले केरल की कांग्रेस सरकार और बाद में जांच का आदेश देकर एक तरीके से लेफ्ट सरकार ने उनके करियर पर लगाया और कुछ नहीं मिला। नंबी नारायणन ने साल 2018 में एक किताब लिखी जिसका नाम था रेडी टू फायर और इस किताब में नंबी नारायणन ने उस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया जिसमें उन्हें तत्कालीन कांग्रेस सरकार और एजेंसीज के द्वारा फंसाया गया, उन्हें यातनाएं दी गई, आरोप लगाया गया। इस किताब में नंबी नारायणन ने लिखा कि उन्हें बिना कुछ बताए थाने ले जाया गया। रात भर वो थाने के बाहर रखी बेंच पर सोते रहे। सुबह नींद से जगाया गया कि उठो उठो, सोने का टाइम गया, अब तुमको अरेस्ट कर लिया। वहां से उन्हें कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में उनसे जुर्म कबूलने के लिए कहा गया। इस पर उन्होंने कहा कि मेरा जुर्म क्या है। तब तक नंबी नारायणन को यह पता ही नहीं था कि गिरफ्तार क्यों किया गया। वहां उन्हें बताया गया कि उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत की सीक्रेट अंतरिक्ष तकनीक पाकिस्तान को बेच दी। भाई उन्होंने किया नहीं था तो उन्होंने गुनाह स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस दौरान उनसे पूछताछ हुई। नंबी को मारा पीटा गया। खुद बता रहे थे अभी कि खड़ा करके छोड़ देते थे दिन दिन भर, वो बेहोश हो जाते थे, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता था, ठीक होने पर फिर से पूछताछ होती थी, अक्सर मारपीट की जाती थी। आईबी की जांच के दौरान उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ जिसका भारतीय अदालतों में महत्व नहीं होता। नंबी के किसी भी लाई डिटेक्टर टेस्ट से कुछ भी नहीं निकला। जब उन्हें कोर्ट ले जाया जाता था तो जनता और मीडिया उन्हें जासूस और गद्दार कहती थी। आईबी की एक पूछताछ में उनसे सबसे करीबी मित्र का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आईबी की तरफ से, उन्होंने प्रसाद कहा तो आईबी की तरफ से फिर पूछा गया कि वो मुस्लिम दोस्त का नाम जानना चाहते हैं तो नंबी ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया कि भाई मेरा तो वही मुस्लिम दोस्त है। इसके बाद नंबी नारायणन के साथ खूब मारपीट हुई और सिलसिला चलता रहा। आईबी के डीआईजी सीबी मैथ्यू के मुताबिक नंबी नारायणन के साथ 4 लोग 24 से 26 जनवरी 1994 के बीच होटल मद्रास इंटरनेशनल में आईएसआई के कोलंबो स्थित मालदीव एजेंट की मौजूदगी में मिले। वहां इसरो के दस्तावेजों और कैश के ब्रीफकेस की लेनदेन हुई। सीबीआई जांच में यह पाया गया कि यह पूरी कहानी मनगढ़ंत थी।
नंबी नारायणन ने अपनी किताब में लिखा कि सीबीआई न सिर्फ इस को झूठा बता चुकी बल्कि तत्कालीन भारत सरकार और केरल सरकार को एक रिपोर्ट भी भेजी जिसमें उन आईबी और केरल पुलिस के अधिकारियों के नाम थे जिन्होंने नंबी नारायणन को फंसाया था। सीबीआई चाहती थी कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो। नंबी नारायणन ने 22 साल प्रताड़ना झेली, बदनामी झेली। देश के मशहूर साइंटिस्ट जो इसरो के चीफ हो सकते थे, उन्हें 2 दशक से ज्यादा समय तक जासूस और गद्दार बताया गया। और यह सब कुछ कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार के दौरान हुआ। केरल में नंबी नारायणन पर हुई ज्यादती के खिलाफ बीजेपी खुलकर बोलती रही, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। 2013 में बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया था और खुद प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारों ने पॉलिटिकल फायदे के लिए देश के हितों से समझौता किया और एक राष्ट्रभक्त साइंटिस्ट को फंसा दिया। Congress is such a shameless party that they will sacrifice any hard-working person on the altar of factional politics. Many years ago, in the battle between the I faction and A faction, the career of a patriotic scientist, Nambi Narayan, was destroyed. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2 धड़ों की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई के लिए एक राष्ट्रभक्त साइंटिस्ट का करियर तबाह कर दिया गया। गलत आरोपों की वजह से नंबी नारायणन ने जो सम्मान गंवाया, उसे कुछ हद तक लौटाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की। मोदी सरकार ने साल 2019 में नंबी नारायणन को तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। इस चैप्टर में एक और जानकारी आपको दे दूं कि पिछले दिनों गुजरात दंगों के मामले में एसआईटी ने तीस्ता सीतलवाड़ और आईपीएस आरबी श्री कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। इन पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुनियोजित साजिश करने का आरोप लगा था। आरबी श्री कुमार गुजरात पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं। अहमदाबाद में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो केरल के 79 साल के रिटायर्ड साइंटिस्ट नंबी नारायणन ने खुशी जाहिर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा था कि यह आदमी फर्जी कहानी गढ़ने, किसी मामले को सनसनीखेज बनाने और निर्दोष को दोषी बताने में माहिर है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? नंबी नारायणन ने यह बात इसके लिए क्यों कही, वो बताता हूं। दरअसल 1994 में जब नंबी नारायणन पर देशद्रोह और जासूसी के आरोप लगे, तब श्री कुमार प्रतिनियुक्ति पर केरल में इंटेलिजेंस ब्यूरो के उपनिदेशक थे। कहा जाता है कि जब नंबी नारायणन के साथ पुलिस मारपीट करती थी, तब श्री कुमार खुद वहां मौजूद रहते थे। नंबी नारायणन की दयनीय दशा देखकर वो खुश होते थे, यह भी आरोप है उन पर। इसके पीछे वजह यह बताई जाती थी कि एक समय नंबी नारायणन ने श्री कुमार के एक रिश्तेदार को इसरो में नौकरी देने से मना कर दिया था, यह वजह बताई जाती है। इस इनकार के बाद आरबी श्री कुमार नंबी को धमकाने उनके ऑफिस पहुंच गए थे। इस पर नंबी नारायणन ने उन्हें ऑफिस से निकल जाने के लिए कहा। तब श्री कुमार निकल तो गए, लेकिन बाद में जो हुआ वो नंबी नारायणन को लगता था कि बदला लेना था, और इसीलिए जब श्री कुमार पर कार्रवाई हुई तो नंबी नारायणन ने खुशी महसूस की। नंबी नारायणन पर लगे झूठे आरोपों से उनकी जिंदगी के जो कीमती साल बर्बाद हुए, उन्हें तो कोई नहीं लौटा सकता। उन्हें फर्जी तरीके से फंसाने से देश भी स्पेस टेक्नोलॉजी में पीछे गया, वो देश को तो कोई नहीं लौटा सकता। क्या उन पॉलिटिकल पार्टीज से नहीं पूछा जाना चाहिए कि एक इतने बड़े साइंटिस्ट के साथ जो हुआ, जो कहीं टिक नहीं पाया, पूरा मामला मनगढ़ंत निकला, वो जिनके राज में हुआ, उनसे कोई सवाल पूछेगा? आज 4 सवाल ईडी पूछ ले तो सत्याग्रह चल रहा है, और 24-24, 20-20, 22-22 साल जो है कोई व्यक्ति सवालों से घिरा रहा। अदालतों से जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल गया तब तक उसको गद्दार बताया जाता रहा, उसका कुछ नहीं। नंबी नारायणन क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, जो GSLV यानी जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का अहम हिस्सा होता है। भारत अपना क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर रहा था।
नंबी नारायणन की पूरी टीम इस पर काम कर रही थी और उसी बीच उन्हें साजिशन फंसा दिया गया। 90 के दशक में भारत क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पाना चाहता था। अमेरिका ने इसमें भारत की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। रूस से समझौते की कोशिश हुई, लेकिन अमेरिका के दबाव में रूस ने मना कर दिया। अगर नंबी नारायणन को फंसाया नहीं जाता तो भारत अपने दम पर बिना किसी विदेशी मदद के 15 साल पहले ही स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना चुका होता। एक थ्योरी यह भी है कि इस साजिश के पीछे अमेरिका था, लेकिन थ्योरी है। दुख की बात यह है कि जो काम 90 के दशक में हो जाना चाहिए था वो 2021 में पूरा हुआ। भारत ने अपना क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट फायर 25 नवंबर 2021 को किया और इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो 2015 में पूरी हुई। क्रायोजेनिक इंजन वो रॉकेट इंजन होता है जिसमें क्रायोजेनिक फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल होता है। नंबी नारायणन इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। क्रायोजेनिक इंजन ज्यादा कारगर होता है, रॉकेट को ज्यादा फोर्स प्रदान करता है। तो जो ताकत भारत को शायद तभी दे पाते नंबी नारायणन अगर फंसाए न गए होते, वो सोचिए कितने साल बाद भारत को मिली। नंबी नारायणन की जिंदगी के साल तो चले गए, लेकिन कोई उनसे पूछे जिनकी वजह से ये साल गए। उस टेक्नोलॉजी में तो भारत थोड़ा पिछड़ा, लेकिन पाठशाला में अब उस टेक्नोलॉजी की क्लास जिसमें भारत के विकास की रफ्तार को सुपर स्पीड देने की ताकत है। देश के टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बदलने वाली है। जो काम पहले मिनटों में होता था वो अब सेकंड्स में होगा। भारत में 5G सर्विस बहुत जल्दी रोल आउट होने वाली है। मतलब अगर बहुत लोग हो सकता है मोबाइल पर पाठशाला देखते होंगे, कभी स्पीड अच्छी नहीं है तो अटक गया, घूम रहा है, तस्वीर साफ नहीं है, वो दिन अब लदने वाले हैं, क्योंकि अब 5G स्पीड आ रही है। बहुत लोग सुन रहे हैं कि 5G आने वाला है। 5G है क्या, थोड़ा आज समझिए कायदे से। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। 26 जुलाई यानी कल 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे इसी साल अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद सितंबर अक्टूबर से देशवासियों को 5G स्पीड मिलने लगी। आज इससे जुड़ी आपको सारी जानकारी देता हूं पाठशाला में, ताकि आपको पता चले कि 5G होता क्या है, इससे बदलेगा क्या, आपका मोबाइल एक्सपीरियंस कैसे बदलेगा, यही वाला मोबाइल जो अभी है ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या है, सब समझ लीजिए। लेकिन पहले यह समझिए कि 5G ऑक्शन के पहले दिन क्या क्या हुआ। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया मंगलवार सुबह 10 बजे शुरू हुई। शाम 6 बजे तक 4 राउंड में बोलियां लगाई गई। सरकार 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही है, जिसकी कुल कीमत 4,30,000 करोड़ रुपए है। नीलामी 20 साल की अवधि के लिए की जा रही है। पहले दिन 1,45,000 करोड़ की बोलियां लग चुकी है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बार जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे रेवेन्यू के पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। एक बार उनको सुनिए, फिर आगे की डिटेल। ऑक्शन में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। बाय एंड ऑफ द डे 4 राउंड्स कंप्लीट हुए हैं और अभी तक का जो रिस्पांस है उस रिस्पांस से लगता है कि पुराने जो हमारे रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स रहे ऑक्शन में उससे ज़्यादा रेवेन्यू इस बार आएगा। अभी तक का अंदाज़ा है करीब 1,45,000 करोड़ का रेवेन्यू आने की संभावना है। इससे पहले रिकॉर्ड था 1,09,000 का, 2015 का। यानी रिकॉर्ड कमाई भी होगी, लेकिन वो कमाई तो सरकार के लिए होगी। आपके लिए 5G का क्या मतलब है, 5G सर्विस क्या है, पहले वो समझिए। अगर आपको आसान शब्दों में कहूं तो 5G यानी बेहद तेज इंटरनेट सुविधा। मतलब आप समझिए कि पहले आपके पास गाड़ी थी, वो 40 की स्पीड पे चलती थी, फिर आपने वो गाड़ी खरीदी जो 60 की 180 की स्पीड पे चलने लगी। अब आपके पास वो गाड़ी आने जा रही है जो 200 की स्पीड पे चलेगी। लेकिन फर्क बस ये है कि वो गाड़ी सड़क पर चलती, यहां हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की स्पीड की। 5G यानी बेहद तेज इंटरनेट सुविधा। 4G से 100 गुना ज्यादा तेज होगी 5G की सर्विस। 5G से इंटरनेट का रिस्पांस टाइम कम हो जाएगा। कमांड देने पर 1 मिलीसेकंड में रिस्पांस मिल जाएगा, जबकि 4G में 50 से 100 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम। 10 GB की फाइल अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो मात्र 30 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी।
मतलब ये भी समय नहीं मिलेगा कि आप सोचे कि डाउनलोड पर लगाए और जरा चाय बनाकर आ जाते हैं, या डाउनलोड पे लगाए जरा वॉशरूम से आ जाते हैं। उधर बॉस ने मान लीजिए बॉस ने फाइल भेजी 10 GB की कि जरा इसको पे काम करो, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर डाउनलोड में लगाया, उधर 30 सेकंड में खत्म। बॉस पूछे क्या काम हुआ? यानी आपने मोबाइल या कंप्यूटर पर कुछ सर्च करने के लिए लिखा और इंटर दबाया तो 1 सेकंड पूरा होने से पहले ही नतीजा आपके सामने होगा। मतलब एकदम रियल टाइम रिजल्ट। रिस्पॉन्स टाइम की इंपॉर्टेंस ऐसे समझिए कि ड्राइवरलेस गाड़ियां इसी रिस्पॉन्स टाइम से चलती हैं, मतलब जिसमें ड्राइवर ही नहीं होता, गाड़ियां बनाई जा रही हैं ऐसी गाड़ियां। लेकिन उस गाड़ी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई? इतना जबरदस्त इंटरनेट हो कि वो तुरंत निर्णय ले और उसको भेजे और समझे और करे, तो वो 5G से मिल पाएगा। जितना कम रिस्पॉन्स टाइम होगा ड्राइवरलेस गाड़ियां उतनी ही एक्यूरेसी से चलेंगी और एक्सीडेंट होने का खतरा उतना ही कम होगा। 5G की स्पीड कितनी होगी यह भी आपको आसान शब्दों में बता देता हूं। डाउनलोड और अपलोड की स्पीड ना, डाउनलोड मतलब कोई चीज अगर आप अपने मोबाइल में सेव कर रहे हैं और या उतार रहे हैं, और अपलोड मतलब उसको इंटरनेट पर डाल रहे हैं। 2 घंटे की HD फिल्म अगर आपको डाउनलोड होने में 2G में कितना समय लगता है? 3 दिन लग जाएगा। 3G में 20 घंटा लगता है, 4G में 5 से 7 मिनट लगता है, लेकिन 5G जब आ जाएगा तो 6 सेकंड में 2 GB की फिल्म डाउनलोड हो जाएगी। 5G सर्विस और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कितना पैसा खर्च होगा यह भी आपको बता देता हूं। पूरे देश में 5G नेटवर्क बनाने में 1,30,000 करोड़ से 2,30,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अकेले मुंबई में 5G सर्विस देने में 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दिल्ली में यह खर्च करीब 87 करोड़ रुपए का होगा। 2024 तक 8 लाख से ज्यादा टावर लगाने होंगे। फिलहाल देश में 6,80,000 मोबाइल टावर लगाए गए। 5G से जुड़ा एक सवाल यह भी लोग पूछते हैं कि अगर मुझे और आपको 5G इस्तेमाल करना है तो करना क्या होगा, खर्च कितना आएगा? तो पहले तो 5G मोबाइल हैंडसेट आपको खरीदना होगा। अभी वाला 4G वाला आपका नहीं चल पाएगा। सबसे सस्ता 5G हैंडसेट 15,000 रुपए का आता है। यानी 5G यूज करने के लिए आपको कम से कम 15,000 रुपए तो खर्च करने ही होंगे। इसके अलावा 5G के प्लान की बात कीजिए तो 4G की तुलना में 10 से 12% महंगा हो सकता है, यह अनुमान है। तो मतलब अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं कि प्रीपेड अगर आपके पास प्लान है मंथली वाला, तो मान लीजिए कि 4G का आपने 299 वाला प्लान लिया है, तो 5G का लेंगे तो अनुमान यह है कि वो 332 रुपए का पड़ेगा, मतलब 33 रुपया ज्यादा। 4G का 719 वाला प्लान लिए हैं तो 5G में हो सकता है 798 का पड़ जाए, मतलब करीब 80 रुपए ज्यादा। 4G का 699 वाला प्लान लिए हैं तो हो सकता है 77 रुपया ज्यादा दीजिए तो 5G का प्लान मिल जाए। तो ये एक अनुमान है कि 100-150 रुपया ज्यादा देके 5G आपको मिल जाएगा। इसमें थोड़ी और आपको जानकारी दूंगा, वक्त कम बचा है। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैनल। राजस्थान में बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है कि हर तरफ कोहराम मच गया। जोधपुर की इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। पानी की तेज धार में यह बस आखिरकार बेबस हो गई। जैसे ही बस सैलाब में फंसी तो कई लोगों की जान पर बन आई। जोधपुर के लोहावत में एक प्राइवेट बस उफंती नदी पर बने पुल को पार करने लगी और बीच में जाकर अटक गई। गनीमत तो ये रही कि सैलाब की चपेट में आने से कई जिंदगियां बच गई। सैलाब से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। डराने वाली ये तस्वीरें दक्षिण भारत से आई हैं। तेलंगाना के साइबराबाद में एक बाइक सवार ने उफंती नदी को पार करने की नाकाम कोशिश की और फिर जो हुआ वो तस्वीरों के जरिए आपके सामने है। भारी बारिश के बाद हिमायत सागर उफन रहा था और यह शख्स इसे पार करने लगा, तभी सैलाब में फंस गया। ऐसे में साइबराबाद पुलिस के जवान देवदूत बनकर सामने आए। देखिए किस तरह रस्सी के सहारे पानी के तेज बहाव के बीच से इस शख्स को रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम पहले इसकी बाइक को बांधने के लिए रस्सी देती है। बाइक में हुक लगाने के बाद ये व्यक्ति रेस्क्यू वाहन पर चढ़ जाता है।
आखिरकार बाइक समेत इस शख्स को लेकर पुलिस ब्रिज पार कर लेती है।